विविधता भारतवर्ष में है उतनी शायद ही कहीं हो। जितने भी हमारे शहर हैं उनकी अपनी विशिष्टता है जिससे वो जाने जाते हैं। जैसे इलाहाबाद संगम से जाना जाता है, बंबई समुद्र से, और जम्मू शहर अपने मंदिरों से। लखनऊ जाना जाता है अपने तहजीब व तमद्दुन से, और सिर्फ तहजीब ही से क्यों, चौक से भी जाना जाता है लखनऊ। और चौक जाना जाता है हिंदी साहित्याकाश पर चमकने वाले सूर्य जैसे श्री अमृतलाल नागर जी के नाम से। नागर जी जब छोटे थे तब इसी चौक के आसपास झांकते हुए उन्होंने जिंदगी की विविधता को, जिंदगी की रंगीनियों को बड़े करीब से देखा है। कितने भाग्यशाली होते हैं वो लेखक जिनके नाम से एक शहर जाना जाता है। नागर जी को मैं आदर के साथ बाबूजी कहती हूँ। बाबूजी जब छोटे थे तब उनके दादा और दादी जिंदा थे और बहुत ज्यादा स्नेह उन्हें दादी जी से मिला। कई कहानियां भी उन्होंने दादी जी से ही सुनी। दादी जी तो आपकी हीरोइन रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी दादी की शादी बहुत गरीब घराने की थी, लेकिन शादी उनकी बहुत छोटी उम्र में होती है ना, 7 वर्ष की। क्योंकि मेरे परदादा के परिवार में उसमें कोई स्थिति नहीं थी। 7 वर्ष की उम्र में आई, रोटी उनको पूरे परिवार के पकाना, सुबह से सारा काम करते हुए अपनी जिंदगी बिताना, ये उसको होता। पर उस जमाने में शादी ही छोटी छोटी होती। तो आपको दादी का प्यार मिला, दादाजी का भी? मुझे अपने दादी का और दादा का खूब प्यार मिला। तो आप बिगड़े नहीं उससे? बिगड़े नहीं? क्यों बिगड़े? थोड़ा सा जरूर, लाड़ बिगाड़ देता, लेकिन दिक्कत ये थी कि पिता भी है और पिता का भाई भी है जी, तो वो अंकुश भी रखता। दादा दादी तो अक्सर बिगाड़ देते जी। उनके लाड़ से थोड़ा सा बच्चा बिगड़ जाता, लेकिन अगर कोई अंकुश रखने वाला भी होता है तो दोनों बैलेंस करते। तो दादी जी आपको खूब कहानियां भी सुनाती हूँ? दादी ने मुझको खूब कहानियां सुनाई। मेरी आरंभ की जो कहानी का की जो प्रेरणा है उसमें मूल तो दादी। गदर की कहानियां तो बाबूजी आपने दादी जी के मुंह से ही सुनकर लिखी होगी। गदर के किस्से बड़े सुने हाँ, अपने बचपन में। आपने जो गदर की कहानियां गदर के फूल में लिखा है तो उसमें हाँ, वो मूल कारण उस समय था। उस समय बहुत से लोग जीवित थे। जब मैं पैदा हुआ, यानी जब मैं होश संभाला, तब तक गदर ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष हुए, 50 वर्ष। तो उस समय बहुत से ऐसे लोग जीवित थे जो कि गदर से संबंधित घटनाओं को देख करके नहीं गुजरे। जब मैंने इंटरव्यू दिया था 1957 में, तब भी मुझे एक आध व्यक्ति ऐसे मिल गए जो कि 118 वर्ष के थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनके चित्र भी दिए हैं, उनका फोटोग्राफ भी दिया जी, जी। तो ऐसे मिल गए। तो गदर की ये कहानियां बहुत को मिल, तरह तरह की और भी बातें सुनने को मिलती। तो देखो, जब बचपन हो और बचपन अकेला हो तो जो सुनने की चीजें हैं, देखने की चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करेगा बच्चा। तो जाहिर है कि मेरे कान और आँख जो आज बहुत कमजोर हो गए हैं, उस जमाने में बहुत सशक्त थे और उनसे जो सुना उन्होंने मुझको अंत में कहानी लेखक बनाई। जब आप थोड़े से बड़े होने लगे होंगे, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तो आप भी उससे जरूर प्रभावित हुए होंगे। 21 के आंदोलन में तो इतना होश नहीं है ना, थोड़ा सा होश है। इन्हें एक आज जैसे उस जमाने में खिलाफत आंदोलन था जी, तो एक लाइन याद आती है मुझको उस समय की, बोली अम्मा यो शौकत अली की जान बेटा खिलाफत पर दे दो। तो खिलाफत आंदोलन था उस जमाने। आंदोलन खूब होते थे। या हम तो खादी पे लेबर स्वराज हमारे को क्या करिए, देहाती और भी बहुत से आए। लेकिन 30 के आंदोलन में मैं लगभग 14-15 वर्ष के आय पा चुके हैं। प्रभात फेरी में भी जाता हूँ। चुटकी भंडार जो राजनीतिक कार्यकर्ता जेल गए हुए हैं, गरीब हैं, उनके घर में खाने के इंतजाम हो, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले चद्दर फैला करके लोग घूमते हैं। और लड़के, हम लोग खासतौर से लड़के जाते थे, वो चुटकी भराता, उसका नाम ही चुटकी भंडार पड़ गया। चुटकी भंडार पड़ गया। तो इसके ऊपर इन सब चीजों से मुतासिर होकर आपने कुछ लिखा होगा आजादी के? जाहिर है को कुछ लिखा और कुछ और लिखूंगा।
तो उस वक्त जो लिखा उनमें उसमें मतलब है शुरू में कभी कविताएं लिखी या एकदम शुरू में 1929 में साइमन कमीशन जी आया था लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद पंत उनको उसका नेतृत्व कर रहे थे। और वो जुलूस इतना बड़ा जुलूस था, मुझे आज भी नहीं देखने को मिल रहा। तो वो था पूरा जुलूस, बहुत लंबा चौड़ा। आगे जब लाठी चार्ज होने लगा और पीछे आगे की भीड़ पीछे रस्ती चली आ रही, पीछे की जो भीड़ है उसको मालूम नहीं आगे क्या हो रहा, वो आगे बढ़ती चली, बीच में भीड़ के बीच में आज तुम यकीन मानो मेरे पैर जमीन से उठ गए थे, मैं यूं नाच रहा, यूं नाच रहा। तो उस पीड़ा के बाद, उस कटुता के अनुभव के बाद पहली तुकबंदी मेरी फूटी। जी जी जी। अब तुकबंदी तो याद नहीं, लेकिन खाली यही कि कब तक जेल चाहेंगे, कब तक लाठियां खाएंगे, हमको कुछ करना चाहिए। कुछ 14-15 वर्ष की आयु का बालक और क्या सोचेगा। तो जोश भी है। ये कविताएं तो बहुत ही कम लिखी, लेकिन शुरू में जरूर कविता है, क्योंकि जब फूटता है भीतर से एक सोता साहित्य का, तो कविता पहले आती है। कविता पहले आती है आमतौर से। कविता ज्यादा पंडित मोतीलाल जी का देहांत हुआ सन 1930 जी, लखनऊ में काला काका हाउस में ही आकर के वो ठहरे थे, वहीं उनका देहांत हुआ जी। इतनी विशाल जुलूस निकला था, तब भी एक कविता लिखी थी। तब उसकी तो 2 लाइनें मुझे याद भी अब तक। मृदुवंज मनोहर माल को एक अमोल मनोहर मोती गयो क्या, और निज ज्योत जवाहर को दे के क्या, मृदु मनोहर मोती वगैरह वगैरह याद। लेकिन उस जमाने में कविता, उसके बाद ही कविता छूट गई, क्योंकि कविता में मात्रा गिनना था, मात्राएं गिनी जाती, पुराना जो था। तो उसमें गणित में मैं हमेशा से कमजोर रहा। हर लेखक कमजोर होता है गणित में। क्या बात है। तो जो गद्य का है वो खुले मैदान की तरफ से विस्तृत मिलता था, मन का अपना विकास करने को हमको बहुत अच्छा मिला। उसमें सौभाग्य ये हुआ हमको कि सन 30-31 में पढ़ने का काफी मौका मिल गया था। तो तब तक शरद बाबू से मिलने गया था बनारस, मौका करते। उस जमाने में वो हावड़ा में रहते थे। अच्छा, तो पहली बार मिला था उनसे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, जो लिखो वो अनुभव से लिखो। एक बार शरद बाबू के उसके ही 2 बरस बाद एक मेरा कहानी संग्रह निकला, उसके ऊपर प्रेमचंद ने कमेंट किया, मैं तुमसे यथार्थवादी कहानियां, रियलिस्टिक कहानियां। तो इन 2 बातों ने मेरे ऊपर बहुत असर किया। और शरद के गुरु मंत्र के अनुसार ही मैंने आमतौर से जीवन में घूम करके लोगों की चीजें देखना शुरू करना, उनकी पढ़ाई करना, उनको नोट करना, ये शुरू किया। इसमें ही मुझे वस्तुतः जो आज मैं लेखक हूँ वो बना दिया। आपको शरद जी ने ये जरूर कहा कि घूमने से और देखने से यथार्थ को देखते हुए लिखना चाहिए, लेकिन ये जो यथार्थ है और ये जो घूमना है, स्त्रियां तो ये नहीं कर सकती। तो क्या यही वजह है कि पुरुषों के मुकाबले में लेखिका स्त्रियां बहुत कम हैं? स्त्रियों के कुछ और भी कारण है, घूम न सकें, लेकिन अपने ही जीवन का दायरा जो उनका होता है, नारी जगत जितना जिसमें कि वो खूब खुल भी सकती है, उनका ही चित्रण कम किया। उसका एक कारण बता, मैं तुमको एक पुरानी कहानी सुनाऊंगा। एक हिंदी में बड़ी पुरानी कवित्री थी, महादेवी जी के समवर्ती, उनके साथ तोरण देवी शुक्ल लैली हमारे लखनऊ के ही थे। और तो एक बार हमसे बोले, हमको जीजी कहते थे, बड़ी थी उम्र में। तो महादेवी जी को मैं जीजी कहता था, तो उनको जीजी कहते थे। तो भैया मैंने पहली कहानी जब कविता लिखी तो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो कविता इसकी छपती है, इसकी कविता छपती, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो बेचारे उसका दोष यही था ललित जी का कि वो कविता लिखती थी, कविता छप भी गई, तो उनको हटाया गया। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी स्त्रियां मिली जो को थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती और तब, लेकिन उनको मंद किया जाता था, उनको उनके उत्साह को दबाया जाता था। नेचुरली इसमें हुआ क्या कि स्त्रियों में प्राय लेखन के
जो शक्ति उभरती वो उभर न पाती। जैसे पुरानी कहानियां शिवरानी देवी प्रेमचंद ने लिखी है कि बहुत, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, बहुत बढ़िया कहानियां लिखी जी। अच्छा, पुरानी लेखकों में एक थी श्रीमती बंगबाला, हिंदी में पहली वास्तविक यथार्थवादी कहानी सरस्वती में श्रीमती बंगबाला की थी। ऐसा बढ़िया डिस्कशन, जोड़ा दर्जा उस समय इंटर क्लास भी चलता था रेडियो इसमें रेल में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास, थर्ड क्लास। तो जोड़ा दर्जा का जो मध्य वर्गीय, जैसे भीड़ लगती, तीसरे दर्जे की भीड़ इधर उधर घबराहट में जाने लगती, जोड़ा जोड़ा, जो मध्यवर्गीय आमता बोलती थी। इतना बढ़िया चित्रण किया कि तुम आज भी पढ़ो तो आनंद आ जाएगा तुम्हें। तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों में लिखने की शक्ति या प्रतिभा नहीं है, पर उस प्रतिभा को उस समय के समाज ने उभरने कम दिया। लोकगीत वो होते हैं जिनमें जो बातें न कह पाने का दुख होता है वो सबसे ज्यादा मुखर होता है। तो जितने भी लोकगीत रचे गए हैं ये जरूर स्त्रियों ने रचे होंगे, क्योंकि लिखने की सुविधा तो उनके पास थी नहीं, लेकिन जब वो शादी ब्याह में या त्योहारों में गाती होंगी तब अवश्य ही वो लोकगीत रचती होंगी, होंगे। अरे लोकगीत तो बहुत पुराने और बहुत उनके पूरी ऐतिहासिक परंपरा रखती। तो ये स्त्रियां ही ज्यादा रचती थी, अधिक गाती थी, अधिक, बहुत से गीत प्रायः स्त्रियों ने ही रचे। तो लोकगीत जो लोक साहित्य हमारा जो इतना समृद्ध है, इसमें स्त्री का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। और छोटा बहुत अपना आज तो सुनाई भी नहीं पड़ता फिल्मी सॉन्ग। हमारे बचपन में वो एक स्त्री का ही लिखा हुआ, छोटी बड़ी सुइयां रे, तुमने सुना होगा, छोटी बड़ी सुइयां रे जाली का मोरा काटना, स्त्री का ही रहता वो गीत। या पहले तो हाई स्कूल भी नहीं था, अंग्रेजी से पढ़ाई शुरू हुई तो मिडिल क्लास थी, तो ऐसे सैया हमारे मिडिल पास अंग्रेजी बगुल में जाते हैं, स्त्रियों के लिखा हुआ गीत। ऐसे अनेक गीत मिलते। ये जो कविता की बात आप कह रहे थे कि बहुत मात्राएं गिननी पड़ती थी, दिनकर जी कहते थे कविता का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि पहले जब छंद में बधी हुई कविताएं लिखी जाती थी तो उस वक्त उनमें जो रिदम होती थी, जो संगीत होता था, एक लय होती थी, उसकी वजह से उन्हें याद रखना बहुत आसान रहता था। लेकिन आज मुक्त छंद की कविता बहुत अच्छे भाव होते हुए भी याद रख पाना बड़ा कठिन होता है। तो क्या यही वजह है कि आज सचमुच में लोग कविता नहीं सुनते? और नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो याद नहीं रहती। नहीं, मुक्त छंद जो मात्राएं जब लिखी जाए तब याद भी हो जाती थी। कविता ही एक मात्र माध्यम था जिसके के द्वारा हम सूक्तियां कह लेते थे, चाहे उर्दू की कविता हो, चाहे हिंदी की कविता हो, चाहे मराठी या गुजराती, किसी भी बात हो, उन्हीं के द्वारा हम सूक्तियां। तुलसी कृष्ण रामायण से कितने मुहावरे तुमने आज भी ढाल रखे, कौन रिप हो हमें कहानी, चेरी छाना हो, या अनेक तुमको मिल जाएंगे। इस प्रकार से बहुत से दोहे मिल जाते। लेकिन जो मुक्त छंद की कविता है वो लोग याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि संगीत में बंधी हुई, लय में बंधी हुई और धारा में बंधी हुई कविता ही याद रहती है। मुक्त छंद की कविता उतनी याद नहीं। तो बौद्धिक जो असर कर याद न रहे, वो बौद्धिक तत्वों को तुम्हारे प्रेरित तो करती। हाँ, वो तो करती है। तो अब स्वाभाविक हो कर गया, कविता याद करने का योग ही समाप्त हो गया। जिस तरह कहानी हम पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, उसी तरह कविता भी पढ़ने की चीज हो गई। लखनऊ में जो आपका पढ़ने लिखने का कमरा है, वहाँ हजारों किताबें हैं और कई पुराने लेखकों की तस्वीरें भी वहाँ पर हैं। तो उनमें से किन किन से आप मिले हैं, जो पुराने हमारे लेखक आपसे आगे की पीढ़ी? हिंदी के तो बहुत पुराने लेखकों से अपने बचपन, किशोरलाल गोस्वामी, अब तो नाम भी कम लोग लेते, लेकिन जमाने में उनको उपन्यास खूब चलते। किशोरलाल गोस्वामी से मिला हूँ मैं। गोपाल राम गहमरी, एक तो जासूसी किताबें उनकी बहुत, उनसे मिला हूँ। और पुराने तो अनेक पत्रकार लेखक, जैसे अंबिका प्रसाद वाजपेयी, रूप नारायण पांडे और
लक्ष्मीधर वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी तो करे हमारे बड़े भाइयों में तो सब कालीन होने लगे। और प्रसाद निराला, प्रेमचंद, इन सबसे तो दिनकर जी। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कहानी लेखक होने के बावजूद पंत, प्रसाद, निराला तीनों महाकवि और महादेवी भी, चारों महाकवियों का खूब निकट प्राप्त किया। निराला जी तो रोज ही हमारे यहाँ आते। निराला में उदारता बहुत थी। जहाँ एक तरफ वो अखर थे, अखर इसलिए थे कि जो बड़ा अभिजात्य समाज था वो अपने पैसे के आगे उनकी सरस्वती को दबा रहा, तो इसलिए वो वहाँ सरपंच थे। लेकिन यूँ वो अखर नहीं थे, बहुत सुंदर। बाबूजी, निराला के बाद कोई प्रसाद जी की बात बताइए। प्रसाद जी बहुत ऊंचे खानदान के आदमी थे। उनका खानदान सुंगनी साहू का खानदान कहलाता था। यानी जो नस लेते हैं, नस वो सुंगनी, आज सुंगनी, उसको उनका बहुत बड़ा धंधा था। उनके यहाँ तंबाकू का बहुत अच्छा धंधा था और बड़े लखपति आदमी थे, उम्दा आदमी थे। तो उनके खानदान में यानी बनारस में केवल काशी नरेश और सुंगनी साहू, इनको ही लोग संबोधित जब मिले तो नमस्कार जयराम जी करते हैं, जयशंकर करते हैं, उनको हर हर महादेव दोनों तरफ से ये संबोधन होता है। और प्रसाद जी मैंने अपनी आंखों से, कस्तूरी बहुत बड़े व्यापारी थे। तो जब कभी साहित्यकों की भंग ठंडाई वगैरह ठंडे जो निकाल कस्तूरी रखते थे, बहुत उम्दा, इत्र बहुत उम्दा बनाते थे, बहुत ही उम्दा, खूब बनाते। और कविता में तो क्या बात, क्या बात है, वो अपना रंग था उनका। उसके साथ में एक गुण उनमें और भी था। मैं तुमको एक संस्मरण शायद मैंने कल भी सुनाया था एक प्रसंग में कि मेरे पिता का देहांत हुआ। उसके बाद मैं गया था बनारस, तो उनको मालूम हो चुका था, मैं उनसे मिलता था पहले तो उनको मालूम हो चुका था उसके पिता का देहांत हो चुका है। तो मैं उनके घर जाके बैठा हूँ, तो कुछ नहीं कहते, केवल एक वाक्य कहा, इतना बढ़िया वाक्य कहा कि मेरे जीवन का मंत्र बन गया कि जब तक तुम्हारे भाई नाबालिग रहें तब तक अपनी माँ को हिसाब समझाते हैं। यानी जिससे कि कभी और हम भगवान की दया है कि उसी शायद उस मंत्र की ही कृपा है जो मेरी मत ऐसी बनी रही। मेरे दोनों भाई अब तो चले गए, छोटे भाई दोनों छोड़ चले गए, लेकिन उनका परिवार आज भी मुझसे ऐसे ही बना हुआ। मैं कह दूंगा दिन तो दिन और रात तो रात, वही होगा, आज तक बना हुआ। ये जयशंकर प्रसाद यानी जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े पंडित थे, उतने ही बड़े दुनियादार थे। तुमको आश्चर्य होगा कि चंद्रगुप्त के संबंध में कौटिल्य अर्थशास्त्र उसमें दक्षिण में केवल सुना भर गया, उत्तर भारत वालों ने देखा नहीं, पर कितना अच्छा उन्होंने चंद्रगुप्त की भूमिका लिखी है। तुम उसमें देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र को कितनी अच्छी तरह से उसका निरूपण किया है, देखकर आश्चर्य होगा। अगर अच्छा इतिहासकार नहीं करे। प्रेमचंद जी से भी आपका खूब उठना बैठना रहा होगा, बहुत प्रोत्साहन भी उन्होंने आपको दिया होगा। प्रेमचंद से पहली बार मिला था 1929 में, जब लखनऊ में रहते थे, तब वो माधुरी के संपादक थे और हम 14 बरस के थे उम्र में, 14-15 वर्ष के, ऐसे ही। लेकिन प्रेमचंद रहते हैं हमारे यहाँ, हमारे लिए तो जैसे आज सिनेमा स्टारों के पीछे भागते हैं, ऐसे ही उस समय हमारे लिए कोई साहित्यिक नाम आ जाए तो हम उसके पीछे पागल हो जाए। और अब भी ऐसा नहीं है, बंगाल में है, दक्षिण में तुम पाओगे, महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर भारत में गायब हो गया धीरे धीरे। लेकिन तब भी साहित्यिकों के प्रति आकर्षण था, तो प्रेमचंद से मिलने गया था। अच्छा, तब की बात तो उस समय कोई याद भी नहीं है, ऐसे कोई बात भी नहीं। बाद में प्रेमचंद ने क्रमशः लोगों को जिस तरह से उत्प्रेरित किया नई चीजें पढ़ने, गोरकी पढ़ा है कि नहीं, अलेक्जेंडर कुपलिन पढ़ा, यामादिप्रिट पढ़ा है कि नहीं, अमुक पुस्तक पढ़ी है कि नहीं, ये बराबर पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमचंद ने जितना अधिक नए साहित्य, विदेशी साहित्य पढ़ने पर हमारी हिंदी के रचनाकारों को जितना अधिक उत्प्रेरित किया उतना कम लोगों ने किया। उस समय के साहित्यकार एक परिवार की तरह रहते थे, एक परिवार जो एकदम बहुत करीब हुआ करता था। उसमें लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन भी देते थे, उनकी चीज़ें भी सुनते थे और बहुत ही प्यार आपस में होता था। आज उस तरह का माहौल
बहुत ज्यादा देखने में नहीं आता, इसकी क्या वजह है? इतना बड़ा तब तो हिंदी के सीमित एक दायरा था, आज हिंदी कितनों की हो गई। तब तो हम कोशिश कर रहे थे कि हिंदी को अपनी स्थिति मिले, पर आज वास्तव में हिंदी को स्थिति अपनी मिल रही, लेकिन उस स्थिति को हम ठीक तरह से अभी समझ नहीं पा रहे हैं अपने नई स्थिति। अन्यथा हिंदी के प्रति ये जो उपेक्षा का भाव, कुछ तो राजनीति के कारण होता, हर मात्रा हिंदी नहीं, हिंदी तो आड़ है हर मातृभाषा का। हमारे देश की गुलामी के कारण अंग्रेजी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ ही गया, क्योंकि हमको अपने स्कूल में ये शिक्षा दी जाती थी, स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश और राइट इन इंग्लिश। तो वो समय जो दूसरा है वो तब गया, अब वो समय दूसरा आ रहा है। तो उस मानसिकता का प्रभाव था जो हमारे ऊपर अंग्रेजी का आधिपत्य हावी हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया और हम लोग अंग्रेजी में बोलने लगे। आपको आश्चर्य होगा तुमको कि एक टीचर बैठे, हम लोग इंटरवल में जब लड़के खाने वाने जहाँ नाश्ते के लिए, मतलब दैट बॉय स्पीकिंग इन हिंदुस्तानी, शिकायत करते हमको शिकायत करके बैठे। अब नहीं है वो स्थिति। तो स्थिति का अंतर होता है हमारी मानसिकता के परिवर्तन में। हिंदी भाषा यदि समुद्र है तो भारतवर्ष की अन्य जो भाषाएं हैं, जो भाषा रूपी नदियां हैं, जब तक वो उसमें नहीं जाएंगी तब वो बहुत बड़ा। देखो कितने पदमा, तुमको एक बात बता, तुमको साधारण एक शब्द तुमको देता हूँ उदाहरण के लिए, पूजा। तुम कितने साधारण रूप से बोल जाओगे, तुमको मालूम है ये तमिल शब्द है। पू पुष्प, चे कर्म, पूचे पुष्प कर्म। बलि जहाँ होती है तो वहाँ पूछे पूजे पूजे पूजा। उत्तर भारत में भी फैल गया तुम्हारा। नीर तमिल शब्द संस्कृत में आ गया। तरणीर, ठंडे पानी को तमिल में कहते तरणीर, समझ गए। तो जो नीर शब्द किस तरह से आ गया, कितने शब्द। तुमको एक और भी अधिक, एक शब्द नया आया है जिसको तुम लोग खूब बोलते हो, पंडाल। हाँ जी, हाँ जी। ये पंडाल शब्द कहाँ का है? दक्षिण का। दक्षिण का शब्द है। पुराना कांग्रेस का कोई अधिवेशन कहीं हुआ होगा तो वहाँ दक्षिण भारत में चंदोवे जो बनते हैं शामियाने, वो चटाई के, खजूर की चटाइयों के बनते हैं। जी जी। तो वो कहता है पंदड़ कहलाते हैं। तो रिपोर्टर को बेचारे को वो पंडाल का कोई शब्द अंग्रेजी मिला नहीं, उसमें PANDAL लिख दिया पंडाल। वो तुम पंडाल आप बोलते हो, कहते हो दक्षिण भारत का शब्द बोलते हो नहीं। तो कितने शब्द ऐसे होते हैं जो वडई, वो बड़ा जिसको तुम कहते हो, ये दक्षिण का शब्द है। अप्पड़म, पप्पड़म, अप्पड़, पप्पड़, ये शब्द दक्षिण से कहते उत्तर भारत में आ गया। इस प्रकार शब्दों का आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तिजारत के कारण, साधुओं के आने जाने के, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के कारण ये बढ़ते हैं और इस तरह से शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो शब्दों का ये नहीं, ये मत कहो कि भाषाएं हमारी अलग, भाषाएं अलग हो करके भी अलग नहीं है। तुमको और बताए, पंजाबी में बहुत स्त्रियां बहुत मोए, मुंडा, और मुंडा बुद्ध, मुंडे तो मुंडा शब्द आ गया उससे। और मुंडा अब तक उत्तर भारत में चलता है, हमारे पंजाब में तो खूब मुंडा कहते हैं। मोए, मुर्दा, मुर्दा, मोए शब्द हमारे यहाँ उत्तर भारत में आ गया। पंजाबी संस्कारों के कारण जो पहले परिवार आए उनके साथ में शब्द आ गए। शब्द जो आते हैं वो हमारे हो जाते। अच्छा बाबूजी, जैसे आपको भी बहुत सी भाषाएं आती हैं और पहले जो लेखक थे वो, उनको भी बहुत सी भाषाएं सीखने की ललक थी। मुझे खुद बहुत सी भाषाएं सीखने की ललक है और आती भी हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं ज्यादा भाषाएं जानने में बहुत उत्सुकता नहीं दिखाते। एक तो कारण ये है कि हमारी पढ़ाई के, स्कूल के बच्चों को देखो कितना बड़ा 2 मन का बोझ अपने पीठ पर लाद करके जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई इतनी यांत्रिक हो गई है, बोझ सर पर हृदय में डर। अच्छा, और दूसरा क्या है, एक चीज की और भी कमी हमारे यहाँ आ गई है, हम महसूस करते हैं। ये कारण होता होगा शायद है मानसिक तनाव, या हमको बड़ा छोटा बनाने की जो जद्दोजहद चलती है समाज में, हर आदमी एक दूसरे को दबाने के, उसके कारण हो जाता है हम किसी को क्यों सीखें।
हम अपने में भरपूर। पहले का लेखक संस्कृत भाषा, बंगला, उर्दू, 3 उत्तर भारत के लेखक जो थे वो प्रायः सुनाई पड़ते। मराठी, लक्ष्मीधर वाजपेयी थे, वो मराठी भी जानते थे। पुराने लेखक जो थे वो कई भाषाएं जानते थे। अब वो क्रमशः छूट गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको बढ़ना चाहिए। पर एक बात और भी तुमसे कह दें, जहाँ की तुम नई पीढ़ी कर रहे हो वहाँ मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि नई पीढ़ी भाषाएं सीखती ही नहीं। बाबूजी, आपने कहा है कि हिंदी मुझे रोटी देती है और भांग मैं खुद खा लेता हूँ। एक सवाल मेरे मन में उभरता है कि कितने हिंदी के लेखक हैं जो अपनी रोटी हिंदी से चला सकते। यदि श्रम से किया जाए, लगन से बैठ करके, कितने ऐसे हिंदी के लेखक हैं जो केवल लेखन के ऊपर ही जी रहे हैं। हमारे साथ में आखिरी साथी थे यशपाल और भगवती चरण वर्मा, वो भी अकेले में। कितने ऐसे हैं जो केवल दुख सुख मिला करके वो हिंदी के ही लेखक बने रहे। दूसरे काम करते हुए अब लिखते हैं तो उनका लेखना गौण होगा, लेखन गौण, काम पहले है। वो स्थिति नहीं, जो लेखक थे वो लेखक ही थे। वो लेखन है तो लेखन जब कर रहे हैं तब उसको स्वाभाविक रूप से अन्य साहित्य को भी पढ़ेंगे, देखेंगे भी, ये भी करेंगे। मैं लेखक हूँ, इसलिए कोशिश ये करता हूँ कि भारतीय भाषाओं की अन्य रचनाएं भी पढ़ूं, विदेशी भाषाओं की। ये जब तक अपनी चेतना को व्यापक नहीं करूँगा तब तक कैसे काम चलेगा। एक तो कारण ये आ गया है कि आज के समय की आर्थिक महंगाई, तनाव, मानसिक तनाव, जितना बोझ आता है वो हम में से बहुतों में ये इच्छा बुझा देता है। जो नए लड़कों को तुम आरोपित करो कि ये वो नहीं करते, ऐसा मैं नहीं मानता। उनके कुछ कारण भी, उन कारणों के ऊपर भी ध्यान करो। मैं ये मानता हूँ और पूरे विश्वास के साथ मानता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें प्रतिभा खूब, केवल प्रतिभा का बिखराव, उसका सामूहिक उपयोग नहीं हो रहा। बाबूजी, आज वैसे भी बहुत से लोग फिल्मों की तरफ बड़े लालच से बढ़ रहे हैं। आपने फिल्मों में बहुत लिखा और जब आपको लगा कि अब जरूरत नहीं है तो फौरन से छोड़कर पूरा लालच त्याग कर आप लखनऊ में वापस आ गए। उस वक्त की कोई घटनाएं याद आती हूँ? फिल्में की? फिल्मों में लेखन से संतोष मिलता है क्या? मैं फिल्मों में लेखन करके लेखक को पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त होता। हाँ, यही मैं जानना चाहता। जिसको अंग्रेजी का मुहावरा सेकंड फिडल बजाता है, तो लेखक जो है वहाँ सेकंड फिडल बजाता है, वहाँ डायरेक्टर है, अभिनेता है, वो चढ़ करके बोलता है। समझ, वो मुझको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए स्वाभाविक पैसा भले मिले पर पूर्ण संतोष नहीं हो रहा। तो जो लिखना चाहता हूँ वो नहीं लिख रहा, तो इसलिए छोड़ के भागा। पैसा जो मिलता था उसका उपयोग जरूर अच्छा हुआ कि मैं अखंड भारत जो अब 3 देशों में विभाजित हो गया, तो थोड़ी थोड़ी ढैया तो कहा जगह। जब कोई थोड़ा सा 2 पैसे जेब में आए फालतू, कहीं निकल गए। आपने ऐसे लोगों पर भी लिखा है जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा, जैसे ये कोठे वालियां में आपने कई जगह घूम घूम के कई तरह से लोगों को फुसलाकर जानना चाहा होगा उनके बारे में। फिर अब मैं नाचियों बहुत गोपाल। सूरदास का विषय बड़ा ऐतिहासिक विषय है और उसमें आपको बड़ी खोज भी करनी पड़ी होगी, तो उसके विषय में बताइए। पद्मा, एक सूरदास से ही संबंध में क्या कहते हैं, और भी नाचो बहुत गोपाल में भी तुमने अभी पूछा। जी। तो मैंने उसमें भी कोशिश मुझे करनी पड़ी, खोज भी तो करनी पड़ती। मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन के संबंध, उसमें भी इसी तरह सूरदास का। अब जैसे सूरदास को एक उनके गोसाई जी लिखा, हरि राय जी, कि वो जन्मांध थे, उनकी पलकें तक नहीं थी। अच्छा, और सूरदास के अपने पदों में 2 आंखें साबित नहीं थे। सूरदास की एक आंख है, ताहू पर कछु कानो, यानी हल्की कहीं पर कुछ धुंधलाहट दिखाई पड़ रही। दूसरी क्या चीज होती है कि इन चीजों को क्रमशः जब देखा और बहुत सी और भी अंधों की तुलना में जब उनका अध्ययन करो तब समझ में आता है कि उसकी मानसिकता क्या। सूरदास के पदों में बहुत से ऐसे, जैसे सूरदास के बारे में एक अंधा आदमी, वो तो कहाँ जाएगा, पर सूरदास चल सुआ
चले ताबन को रस पीजिए, जाबन राम नाम अमृत रस समन पात्र भर लीजिए। अयोध्या भी गया, सुबह चले तो बन वाराणसी दिखाऊं, वाराणसी भी गया। तो जब उनके ही कथ्यों को हम ले लेते हैं तो हमको बहुत प्रामाणिकता मिल जाएगी। जी। और बाबूजी जो करवट आपने इधर लिखा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ? हाँ, खूब किया। गली मोहल्लों में बड़ी बूढ़ियों के चपरास बांधी थी, उनके लिए उससे पुराने रीत रिवाज किस्से बहुत से इकट्ठे किए। जब सामग्री एकत्र हो जाती है तब उसमें से चुनाव करना ये रचनात्मक लेखक का अपना काम हो। जी जी जी। और जो नए लेखक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको वो भी अपने आप को आगे बढ़ो, करते रहो। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, काम नहीं करोगे लेखक बनाया नहीं जाता, लेखक बनता अपने अंदर की प्रेरणा से, अपने अंदर की स्फूर्ति से और श्रम से बनता है। बाबूजी आपकी बातें सुनते हुए तो लगता है सुनते ही चले जाएं। हमेशा जब भी आपको सुना है आपके पास बैठने के बाद इतनी प्रेरणा मिलती है। पता ये मेरा काम है, मेरा काम और क्या है। आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। जी तो चाहता है और भी सुने, लेकिन अब मैं आपको